इनमें सुहेल अफरीदी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर वही बातें की हैं और कुछ मजीद बातें भी की हैं। यानी सुहेल अफरीदी को ये जो मौका दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, बंद कमरों के फैसलों में गलतियां हो जाती हैं अक्सर, क्योंकि आप चंद लोगों की जो अक्ल और दानिश है वो पूरी कौम के शऊर का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम का शऊर किसी और लेवल का होता है। चंद लोग कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं करते, उनके मफादात उनके सामने आ जाते हैं। इसी तरह हुआ जब बंद कमरों में फैसले किए गए और पहले एक ऑपरेशन का आगाज किया गया, उसके लिए जिद की गई, उसके लिए माहौल बनाया गया, और जब ऑपरेशन शुरू करने के लिए लोगों को जबरदस्ती इनखला करने के लिए मजबूर किया गया, तो उसके बाद जो मनाजिर आए पूरी दुनिया ने देखे, ये उन मनाजिर से डर गए और डर के इन्होंने फौरी तौर पे उसको डिसोन कर दिया। अब सबूत सारे ग्राउंड पे पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं जनाब हम इसके अंदर शामिल नहीं है। तो सुहेल अफरीदी ने इस मौके को जाया नहीं किया। एक पॉलिटिकल वर्कर को इतनी बड़ी ज्यादती के बाद, अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी ज्यादती कर रही है और पॉलिटिकल वर्कर को उसके सबूत मिल जाए, वो अगर आपको छोड़ दे उस वक्त, तो फिर उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी या उनके साथी ये मौका जाया करेंगे। सुहेल अफरीदी ने असेंबली को एक बार फिर बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द लाए गए हैं, ये आए नहीं है। हमने मना किया, लंदन प्लान के तहत रजीम तब्दील किया गया। हमने इन्हें बताया था कि पख्तूनों का सर का सौदा किया जा रहा है। ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये एक सूबे के साथ तसादुम का परवाना है। अगर कल तक माफी ना मांगी गई और ये प्रेस रिलीज वापस ना ली गई, तो मैं अपनी अफरीदी कौम के पास एतवार को जाऊंगा और तमाम पश्तूनों का जरगा बुलाऊंगा। मुझे डराया और धमकाया गया, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मुझे खराब करने के लिए तीरा में जबरदस्ती इनखला करवाया गया, मगर जब मैं वहां गया तो मुझे लोगों ने प्यार दिया। पाकिस्तान के इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगे हुए हैं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान ही खत्म हो रहा है। ये वाकई पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रही है। फौजी की आदत मैं बोलता हूँ, फौजी बेचारे का तो कोई इतना वो सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं सुनता उसकी, वो तो लड़ने के लिए रखा हुआ है। मैं फौजी की आदत की बात कर रहा हूँ, वो वाकई पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं। 70 साल वो तजर्बे उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिए कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। इन्होंने कहा जी, उन्होंने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है ना, इस हवाले से सुहेल अफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक तरफ सूबे के तमाम अवाम, सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फिक्र के लोगों ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। दूसरी जानिब से ये लोगों को जबरी इनखला पर मजबूर करते हैं। उस वक्त मजबूर करते हैं जब बर्फबारी हो रही है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि इस वक्त जहां आप फौजी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वहां पर जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते। आपका इरादा दहशतगर्दी खात्मा करने का नहीं है, बल्कि सूबाई हुकूमत या मुझे नीचा दिखाने का आपका इरादा। आप ये ना करें, लोगों के साथ ज्यादती ना करें। सुहेल अफरीदी ये बता रहा है कि मैंने बहुत दफा कहा इन्हें और मैं इन्हें कहता रहा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की फिक्र ही कोई नहीं है। वो पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में पाकिस्तान को ही खत्म करते चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, इन्होंने जो ये प्रेस रिलीज जारी की है ना, इसके जरिए से इन्होंने ये जो जरगा बना हुआ था 24 रुकनी, जिसके अंदर वो एक कमेटी थी, जरगा था 24 रुकनी, वो 24 लोगों को जो है उनके डेथ वारंट इन्होंने इशू कर दिए। अब देखें ना, लोगों ने तो उन 24 लोगों की बात सुनी जो उस जरगे में शामिल थे, और उस जरगे में हमेशा कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी शामिल होते थे, और उन्होंने यह फैसला करवाया। अब सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके 24 रुकनी जरगा कमेटी के डेथ वारंट जारी कर दिए। लोग इन 24 लोगों को अपना दुश्मन समझेंगे। उन्होंने कहा था कि निकलो यहां से, वादिय तीरा से। इनसे बंद कमरों के फैसले में गलती हो गई, इनसे शदीद बर्फबारी में गलती हो गई। कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी हर मीटिंग का हिस्सा रहे हैं, उन पर भी अदम एतमाद कर दिया गया। यानी ये तो वो खुद बेचारे कोर कमांडर भी कहता था, वो भी कहता था, आईजीएफसी भी। तो जब ये दोनों भी कहते थे तो फिर इनके ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया ना। ये भी उसी जरगा और उसी कमेटी का हिस्सा थे, और वो कोई जरगा या कमेटी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाई थी। देखिए, वादिय तीरा के लोग निकले क्यों? अब इसको ना इबाम पैदा किया जा रहा है कि जनाब फिर वो ना निकलते अगर कमेटी ने या जरगे ने कहा था। और भाई, जरगे का मतलब था कोर कमांडर पेशावर, जरगे का मतलब था वफाकी हुकूमत, जरगे का मतलब था पाकिस्तान की फौज। क्योंकि हमेशा ये इसी तरह इनखला करवाते हैं, और जब इनखला नहीं होता तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वादिय तीरा में
जेट तैयारों से एक मरतबा नहीं, कई मरतबा बमबारी की गई है। औरतों और बच्चों की लाशें सड़कों पे पड़ी रही हैं कई कई दिन वादिय तीरा में, और ये पहले भी रिपोर्ट हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। फजल रहमान साहब ने इस पे आवाज उठाई है, पीटीएम ने इस पे आवाज उठाई है, पीटीआई ने इस पे आवाज उठाई है, एएनपी ने इस पे आवाज उठाई है, खैबर पख्तूनख्वा की हर पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात कर चुकी है कि वादिय तीरा में लाशें औरतों की और बच्चों की सड़कों पे पड़ी हैं। एक एक हमले में एक एक खानदान के 20-20 लोग मारे जाते हैं। तो जब उन्हें यह कहा जाता है कि यहां से निकलो क्योंकि ऑपरेशन शुरू होने लगा है, तो फिर वो क्या करें बेचारे, वो वहां से जाएंगे ही ना। बार बार तो वहां पे ऑपरेशन किया गया, उनका इतना तजुर्बा है। अब ये देखें, वो लोग ऑपरेशन की कई दफा कीमत चुका चुके हैं, कई दफा उन्होंने कीमत चुकाई है ऑपरेशन की। अब वो हर दफा तो नहीं अपने बच्चे मरने के लिए छोड़ देंगे, वो बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को लेकर वो निकले हैं, अपने जानवर समेट के, कीमती सामान समेट के। जिस तरह वो दरबदर हुए हैं इस गुर्बत और अजीबो गरीब गरीबुल वतनी में, पता नहीं किधर किधर फिर रहे हैं बेचारे, सड़कों पे उनको खवार कर दिया सख्त बर्फबारी में। तो ये वो अपने शौक से तो नहीं निकले, उन्हें पता था कि या तो ये बर्फ है या बम है, या तो हम बम की शिद्दत से उसकी आग में जलेंगे या हम ये बर्फ के अंदर ठर के मरेंगे। तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया कि यहां हमारी जान बच भी सकती है, बम से तो हम बचेंगे भी नहीं। जरा एक लम्हे के लिए आप सोचें नाज़रीन कि लाहौर में, आपके इलाके में, या कराची में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, किसी बड़े शहर में आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपको यह कहा जाए कि आप ये इलाका खाली करें वरना जेट तैयारे आ रहे हैं, वो बमबारी करेंगे, तो आप वहां पे रहेंगे? या यहां पे ऑपरेशन होने वाला है जनाब, मिलिट्री ऑपरेशन, जिस घर की लाइट जलेगी उस पर बम ही आएगा, तो आप वहां पे रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने बच्चों को लेकर निकल जाएंगे। यही हुआ वादिय तीरा के लोगों के साथ। इससे पहले यहां पे खैबर वन ऑपरेशन किया गया 2014 में। खैबर वन ऑपरेशन में जेट तैयारों से बमबारी की गई। फिर 2015 में खैबर 2 ऑपरेशन किया गया, फिर बमबारी की गई। फिर 2017 में फिर ऑपरेशन किया गया वहां पे, और उस वक्त जो फौज के तर्जुमान है उन्होंने ये कहा था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि वादिय तीरा में हमने 100% क्लियर कर दिया है, एक भी दहशतगर्द आज वहां पे बाकी नहीं है। इन्होंने ये क्लेम किया था। फिर दहशतगर्द कहां से आ गए? ये वही बात ना, सुहेल अफरीदी कह रहा है, मुराद सईद कह रहा है कि हम इन्हें मना कर रहे थे कि खुदा का वास्ता ना लेकर आओ, हमारे सरों का सौदा ना करो, और ये फिर दहशतगर्द दोबारा लेकर आ गए। ये अब ये सूरत हाल। अभी ये सारी मफाद की लड़ाई है। अगर मफाद की लड़ाई ना होती तो दहशतगर्दी खत्म करने के बाद क्या जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद ये दहशतगर्दों को वापस लेकर आते? मफाद की लड़ाई है ना, जब दिल करता है ले आते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, फिर दिल करता है फिर ले आते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, फिर कभी उन्हें अच्छा कहते हैं, कभी उन्हें बुरा कहते हैं। अभी अमेरिका को या मगरब को जरूरत पड़ जाए मुजाहिदीन की, तो ये सारे फितनतुल खवारिज अल हिंदुस्तान, या ये सारे जो जिनको टीटीपी कहते हैं या दहशतगर्द कहते हैं, कुछ भी आप कहते रहे, ये सारे दोबारा मुजाहिदीन बन जाएंगे। ये जर्नैल इनके सरों पे दोबारा पगड़ियां रखेंगे, इनके गलों में हार डालेंगे जैसे माजी में डाले हैं। हमारे जर्नैलों ने दहशतगर्दों के गले में हार डाले हैं, एक दफा नहीं कई दफा डाले हैं, और फिर उनके साथ लड़ाइयां भी की हैं। तो अभी अगर उन्हें जरूरत पड़ जाए एक मरतबा फिर मगरिब को, तो ये फिर मुजाहिदीन हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान का गुड़ तालिबान बैठ तालिबान चलता रहता है, कोई नई बात तो नहीं है। ये तो हम हमेशा से कर रहे हैं और होता हुआ देख भी रहे हैं। अब नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब हर ऐसे मौके पर जहां पे खड़ा होना होता है वहां गायब हो जाते हैं। इससे पहले खड़े होने का वक्त है, फजलुर रहमान साहब थाईलैंड निकल गए, बांग्लादेश निकल गए, थाईलैंड निकल गए। अब खड़े होने का वक्त है तो फजलुर रहमान साहब साउथ अफ्रीका निकल गए। सारी जिंदगी इस सियासतदान ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, यहूदी कार्ड इस्तेमाल किया, इसराइल कार्ड इस्तेमाल किया, अमेरिका कार्ड इस्तेमाल किया, और पता नहीं कौन कौन सा मजहबी कार्ड इस शख्स ने सारी जिंदगी इस्तेमाल किया। आज खड़े होने का वक्त आया, साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ी, हो गया। ये जनाब फजलुर रहमान साहब और उनकी टोटल सियासत पड़ी है। इमरान खान के दौर में इसकी भड़कें खत्म नहीं होती थी, बहुत चिल्लाकर ऊंची आवाज में चीख कर फजलुर रहमान साहब बोलते थे, और आज फजलुर रहमान साहब मेमने की तरह बोलते हैं, बहुत आहिस्ता आवाज में, धीमी आवाज में, और फिर फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं। 27वीं तरमीम हो रही, फिर निकल गए थे। अभी फिर कौम को जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, रहनुमा निकल गया पीछे से, मैं नहीं, आप ही कर लो। अब ये बोर्ड ऑफ पीस का मामला है, इसमें तो फजलुर रहमान साहब को खड़े होना चाहिए था ना। सारी जिंदगी कौम को इन्होंने कश्मीर का और
अब फलस्तीन का चूरन बेचा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई रोक लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन पैरों पे तो खड़े हो जाओ। सारी जिंदगी कौम को जिस चीज के लिए तैयार किया, जब वक्त आया तो खुद निकल गए चुप करके, नीवे नीवे होके। हाँ, मुझे ये पता है कि ये वापस आएंगे, 8 फरवरी पे एहतजाज करेंगे, उसके बाद इनको हल्की फुल्की ढोलकी बजाने की इजाजत दी जाएगी कि आप फलस्तीन के लिए एहतजाज कर लें, थोड़ा सा आप गजा के लिए कर लें, थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें। ये करेंगे ये, लेकिन ये एक लिमिट से आगे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शुरू दिन से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा सहूलतकार के तौर पे मौजूद रहे हैं। चंद बयानियां और शख्सियात ऐसी हैं जो बहुत बुरी तरह पिट गई हैं नादरीन इस दफा। इदारे भी बहुत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो गए, मीडिया बहुत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो गया पाकिस्तान में। अब ये जो बयानियां बहुत बुरी तरह ISPR के जो बयानियां पिटे हैं ना, वो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी जिनके ऊपर बड़े बड़े लतीफे और मीम्स बन गए, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, तीरा के लोग आज खुद नकल मकानी कर रहे हैं। क्यों जी? वो पिकनिक बनाने आ गए बाहर। कौन आता है अपना घर छोड़ के? यानी उन्हें ख्वाब आया और वो आज खुद नकल मकानी निकल गए बाहर। ये क्या हुआ? तो पहला तो इनका मजायका खेज बयानियां जो पिट गया बहुत बुरी तरह के, तीरा के लोग आज खुद नकल मकानी कर रहे हैं। दूसरा बयानिया जो कर रही है बोर्ड ऑफ पीस के मामले पे, हुकूमत कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। हुकूमत वॉशरूम नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकती अपनी मर्जी से, वो इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, हम गजा फौज नहीं भेज रहे। ये बयानिया भी पिट गया, पाकिस्तान में कोई मानने को तैयार नहीं। इनको ट्रंप ने ऑर्डर देना है, इन्होंने फौज सबसे पहले भेजनी है। नंबर 4, गजा और फलस्तीन हमारी रेड लाइन है। नंबर 5, हमास को गैर मुसल्ला करना हमारी रेड लाइन है। ताड़ी रेड लाइन तो रोजाना ठुड्डे मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। DGISPR कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्ला करना हमारी रेड लाइन है। इनकी रेड लाइन पे सुबह शाम ठुड्डे मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये उसके साथ मिलने को सादत समझते हैं। अजीब बात नहीं है, एक बंदा ठुड्डे मार रहा है आपकी रेड लाइन को, और आप सूजी हुई रेड लाइन लेके उसके साथ सुबह शाम मुलाकातें कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं उसकी तारीफें कर रहे हैं और वो आपकी तारीफें कर रहा है। ऐसा नहीं है। कौम को चूरन ना बेचें, कौम को साफ बताएं कि आपका ट्रंप के साथ सौदा हो गया। जो ट्रंप करेगा, जो वो कहेगा, आपके लिए सारा आंखों पे। कौम ने क्या कर लेना है? एक ही दफा खड़ी होगी तो वो सारा कुछ सेट कर देगी, और वो इंशाल्लाह एक दिन खड़ी होगी, सारा कुछ सेट करेगी, सबको अपनी अपनी डोमेन में वापस भेजेगी पाकिस्तानी कौम। एक दिन ये दिन आएगा, पाकिस्तानी कौम आजाद जरूर होगी इस जबरी तौर पे मुसल्लत शुदा एक निजाम से। ये पाकिस्तानी कौम आजाद होगी, होना है एक दिन, 100% होना है। लेकिन कब होना है ये नहीं मुझे पता, लेकिन जब तक नहीं होना तब तक आप तो एंजॉय करें, खुलकर कहें आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। उधर जाके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, यहां आके कहते हैं जनाब हमारी ये हेडलाइन है। डोनाल्ड ट्रंप उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रेड लाइन पे दे ठुड्डे पे ठुड्डा। तो ये जनाब एक बहुत बड़ा मजाक ये भी है। फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, ये तो कमाल किस्म का मजाक है ना, इसमें तो पाकिस्तान में कोई बिलीव ही नहीं करता। और फील्ड मार्शल के फैसलों से अवाम बहुत खुश है। ये भी एक चूरन बेचते हैं बार बार। वो टीवी चैनल के ऊपर पकड़ के ना वो वॉक्स पॉप्स चलाना शुरू कर दिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। वो एक ही जगह पे बंदा खड़ा है, कह रहे हैं जी ये मरी में खड़ा है, उसी जगह पे खड़ा कह रहे हैं जी ये पिंडी में खड़ा है। वो पीछे एक ही लाइट चल रही है और एक ही तरह की बिल्डिंग है और एक ही तरह की सड़क है। वही मुकाम कभी पिंडी बन जाता है, कभी कोई और इलाका बन जाता है, कभी मरी बन जाता है। समझ से बाहर है इनको, इन्हें चूरन भी नहीं बेचना आता। अब नाज़रीन आ जाए ईमान मज़ारी साहबा वाले मामले पे। अब इस पे ना जो वकला की तंजीमें हैं ना, वो अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं इस्लामाबाद में। एक्चुअली तो ये सारा मामला मशकूक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमान मज़ारी को और उनके शौहर को प्लेट के अंदर रख के हवाले किया गया पुलिस के, और इस बात का बंदोबस्त किया गया है कि बस ये खामोशी के साथ बड़े आराम से इनकी गिरफ्तारी हो जाए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में इस्लामाबाद बार पर शदीद तनकीद हो रही है इस वक्त। मैं ही नहीं कर रहा, बाकी लोग भी कर रहे हैं। वो कह रहे जी पुलिस का दाखिला बंद कर दिया हमने अदालतों के अंदर। ये जो यंग वकला है ना, नौजवान वकला, इनके अंदर गुस्सा है और ये कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है। अब ये जो वकील सियासतदान है ना यहाँ के, ये बड़े सियाणे हैं। ये नहीं पुलिस को निकाल दो, ये कर दो, हम ये नहीं कर देते कि हम 3 दिन काम नहीं करेंगे। ये नौजवानों का गुस्सा कम करेंगे, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अंदर ही रह जाएंगे, और ये नौजवानों का गुस्सा कम करके बिजनेस एज यूजुअल पे ले आएंगे अदालतों को और सारे निजाम को। इन्होंने कोशिश ही नहीं की, कोई एक वकील जख्मी हुआ। यानी जब आपने बार ने जिम्मेदारी ली थी कि उनको अदालत तक लेकर जाना है, तो फिर बार की यह जिम्मेदारी थी कम से कम भी को 50-60 वकील उनके साथ लेकर जाते।
पुलिस को भी पता चलता। एक वकील ने मुजामत नहीं की, वहां पे पकड़ के वो आराम से लेकर चलेगी पुलिस। अपने मामलात में ये बहुत मुजामत करते हैं। आज कह रहे हैं जी हम अदालतों में दाखिल नहीं होने देंगे पुलिस को। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कमाल आदमी। मैंने इनकी अदालत के अंदर महसूस किया कि साइलीन को वाकई रिलीफ मिलता है। मैं ज्यादा, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, लेकिन मैं बड़े जजों की अदालत में गया हूं, लेकिन ये जबरदस्त जज हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स आप सुने तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बहुत अच्छी है, ये हड़ताल भी खुद करवाती है, मुकदमा भी खुद बनवाती है, गिरफ्तार भी खुद करवाती है, और आपके साथ खड़ी भी होती है, और जेल तक भी छोड़ कर आती है। अंदाजा करें, ये इन्होंने किया। कोई मुजामत में नजर ही नहीं आई, किसी ने की नहीं मुजामत इस सारे मामले में, सारे चुप करके बैठे हुए थे। अब नाजरीन आ जाए आप बसंत की, बाकायदा अब इश्तिहारबाजी शुरू हो गई है, फोटोगर्दी अखबारात में की जा रही है, नवाज शरीफ का शक्ल लगाई जा रही है मरीम नवाज की बसंत के हवाले से। और क्योंकि फरमाइशी बसंत है, ताकि नौजवानों की तवज्जो हट जाए इमरान खान से, आप देखेंगे बसंत वाले दिन नौजवान आपकी तवज्जो इमरान खान की तरफ मबजूल करवाएंगे। तो जनाब हम तो खुशियां बांट रहे हैं, अखबारात के अंदर फोटोगर्दी कर रहे हैं, कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं कि जनाब हमने बसंत मनानी है 3 दिन के लिए लाहौर में। लोग इमरान खान के तस्वीर वाली, उसके नाम वाली, उसके कैदी नंबर वाली, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे। सरकार भी बड़े पैमाने पे अपनी पतंगे बनाकर देगी कि जनाब ये पतंगे उड़ाओ, तो ये मुकाबला चलेगा, कौम का वक्त और पैसा ज़ाया होगा। बसंत मनाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक त्यौहार था, इसको उसी तरह होना चाहिए जैसे ये था। मुझे तो पतंगबाजी बहुत पसंद है, मुझे तो जुनून की हद तक पसंद है पतंगबाजी, लेकिन ये गले नहीं कटने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए 8 फरवरी पे ये पतंगबाजी का रखा गया। पूरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन लाहौर में उनके बाद एक मौका है कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उड़ा दें, इमरान खान साहब की तस्वीरें उड़ा दें। तो ये इस मौके से लाहौर के शहरी फायदा उठाते हैं, नहीं ये हम देखेंगे उस दिन। लेकिन मुझे ये पता चला कि अंदर खाते बड़े पैमाने पर ये पतंगे बना रहे हैं, और हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला भी किया हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौका पर जो बेहुदा किस्म के, घटिया किस्म के गाने हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की, लगभग 130 के करीब गाने। मैं हैरान रह गया कि इतने ज्यादा गाने गंदे पाकिस्तान के अंदर आ गए, बहुत ही बेहुदा गाने हैं, वो आपको बयान भी नहीं किया जा सकता, बड़े गंदे गाने वो। तो पंजाब हुकूमत ने उनकी एक लिस्ट जारी कर दी कि बसंत पे ये नहीं चलाने, डेक लगा के। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इसमें नकदा कोका भी उन्होंने शामिल कर दिया, हालांकि उसमें कोई बेहुदा बात नहीं, सिर्फ इमरान खान की तारीफ है। ये निजाम इमरान खान से इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि इन्होंने नकदा कोका उठा के जू मानी और जो गंदे और बेहुदा गाने थे उनकी कैटेगरी के अंदर रख दिया। इस तरह तो नवाज शरीफ का वो हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, ये उठा के रख दो, और शेर वाला भी उठा के रख दो, मरीम नवाज पे को बने हुए गाने गुने वो भी उठा के रख दो।